वेलकम टू फिलर फॉर्म। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं रितु, सीडीपी टीचर। तो सभी लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सकें। गुड आफ्टरनून रोहित जी, प्रतीक्षा एंड ज्योति। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छा लगता है जब आप जय श्री कृष्णा लिखती हैं ज्योति। कम से कम भगवान को एक बार याद कर लेते हैं हम लोग। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट होते जाइए ताकि फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सके। और सभी कैसे हैं और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? सभी लोग बढ़िया हैं। तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? गुड आफ्टरनून माही। सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? और एक बार सभी बता देना कि मेरी वॉइस आप लोग के लिए क्लियर है। एक बार ओके कर दीजिए आप सभी कि मेरी वॉइस क्लियर है, तो फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ओके, मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे मैं यूपी में हूँ, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप सब भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे रहिए। चलिए अच्छी बात है। भगवान का नाम लेना, राम राम, राधे कृष्णा, ये सब बोलना इतना अच्छा लगता है। ये सब पुरानी कल्चर में जो है हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। आजकल गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सब कुछ चलता है। इंग्लिश ज़्यादा हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं। ओके, चलिए अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। ओके, आप भी यूपी से हैं। अच्छा, चलिए अच्छा लग रहा है। अपने क्षेत्र से, अपने जगह से कोई रिलेट होता है तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी तो सभी सब जगह से हैं, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है कि अदर अदर स्टेट से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, सभी के फॉर्म फिलअप हो गए आपके? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं रोज देती हूँ उसको देते हैं ताकि जो नए लोग हमसे जुड़े उन्हें भी पता चले। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि और लोगों को भी इस क्लास के बारे में पता चले और वो भी इसका फ़ायदा ले सके। ठीक है? और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री में हैं, तो इसके लिए कोई पैसे तो देने नहीं हैं। फ्री जहाँ पे जो होता है तो हर कोई यूज़ करता है, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में क्यों ना इसका एडवांटेज लें, है ना? ओके, रोहित जी बिहार से हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। माही जी तो छत्तीसगढ़ से हैं। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास। अच्छा लगता है थोड़ा-सा आप लोगों से बात करना कि कैसे हैं, कैसे एग्ज़ाम चल रहा है, कहाँ से हैं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारे पूरे टीम मेंबर्स हैं, जो आपके अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो 3 पीएम पे, जैसा कि मैं एवरीडे आप लोग के लिए मंडे टू सैटरडे क्लास ले आती हूँ 3 पीएम पे। और मेरा नाम है रितु, ठीक है? रितु सिंह। चलिए
तो ये जो तैयारी हो रही है पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए हो रही है और ये क्लासेस जो आपके लाइव क्लासेस हैं बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हम एमसीक्यू करने वाले हैं वो 2018 का करने वाले हैं और ये सॉरी यहाँ पे 0 हो गया है, ये थोड़ा मिस्टेक से हो गया है और ये सेकंड पेपर का है, लेकिन उससे पहले आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अधिगम, ठीक है? बैंडुरा का सामाजिक अधिगम, थोड़ा-सा उसके बारे में देख के फिर क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं बैंडुरा की सोशल लर्निंग थ्योरी यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। फॉर्म को ठीक करने का आई थिंक 3 दिसंबर तक है। ऐसी ही न्यूज़ है 3 दिसंबर तक उसको सही करने का फॉर्म का, ठीक है रोहित जी? और ऐसा मान के चलिए कि मिड दिसंबर आप लोग के एग्ज़ाम डेट भी आ जाएँगे क्योंकि सीटेट इतना टाइम नहीं देता आपको कि आप फॉर्म भरिए 1 महीने बाद फिर सही करिए, फिर 1 महीने बाद एग्ज़ाम लेंगे, वो फटाफट काम करेगा। वैसे भी बहुत लेट हो चुका है, जैसे पिछले साल हुआ है, वैसे ही इस साल भी उम्मीद जताई जा रही है कि आपके मिड दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत इनका क्या है, ठीक है? तो ये भी व्यवहारवाद से ही रिलेटेड थे, बट इनकी जो थ्योरी थी ना व्यवहारवाद में रीइंफोर्समेंट, स्टिमुलस इसको ज़्यादा महत्व दिया गया पर बैंडुरा ने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही वो ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। बच्चा किसके द्वारा सीखता है? अवलोकन के द्वारा भी सीखता है। जो उसका अधिगम होता है वो अवलोकन ऑब्जर्वेशन मेथड से भी होता है, वो दूसरों का अनुकरण करके सीखता है या मॉडल्स के जो मॉडल उसको ज़्यादा प्रेरित करते हैं ना, उसको भी वो देखकर सीखता है। तो ये बैंडुरा जी का सिद्धांत था। इनका सिद्धांत जो था वो बहुत फेमस है और आज के भी कल्चर में इनके सिद्धांत की बहुत महत्व मानी जाती है और जो हम लोग सीखते हैं, देखते हैं ना, तो सब कुछ इनकी थ्योरी पे अगर हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ इनकी थ्योरी से सिमिलर है जो आज भी हम वैसा कार्य करते हैं। ठीक है? गुड आफ्टरनून प्रियंका। चलिए, तो इनका जो था कि मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा द्वारा पेश किए गए सामाजिक शिक्षण सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि सीखना अवलोकन, अनुकरण और मॉडलिंग के माध्यम से होता है। तो सीखना इनके सिद्धांत को मॉडल थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है? ऑब्जर्वेशन मेथड भी लर्निंग भी कहा जाता है और सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है? ये तीनों नाम याद रखे रहिएगा जो अल्बर्ट बंडूरा जी के हैं, ठीक है? और इनके सीखने के लिए 4 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए थे इन्होंने ध्यान, प्रेरणा, दृष्टिकोण और भावनाएं। ये जो कारक होती हैं ये सीखने को हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। अगर ये सब चीज़ें ना हो तो बच्चा सीखने की चीज़ें नहीं होगा, ठीक है? और सिद्धांत पर्यावरण, संज्ञानात्मक और व्यवहार ये तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं और इन सब के प्रोसेस के द्वारा ही सीखना होता है। तो ये जो मेन इनके थ्योरी के कॉन्सेप्ट है इसको मैंने आपके छोटे लाइन में समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसको भी नोट कर सकते हैं। तो इसमें यही कही गई है कि मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा द्वारा पेश किए गए सामाजिक शिक्षण सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि सीखना अवलोकन, अनुकरण और मॉडलिंग के द्वारा होता है और ये तब कब होगा जब हम किसी चीज़ से अट्रैक्ट होंगे यानी ध्यान देंगे, अपने स्मृति में धारण करेंगे, प्रेरणा होगा, मोटिवेट होगा, उसकी भावनाओं को एक्सेप्ट करेंगे, तब जाके हमारी लर्निंग कंप्लीट होती है। और जो ये इनकी पूरी थ्योरी है वो किस पे बेस्ड होती है? पर्यावरण और संज्ञानात्मक तत्वों के आपसी अंतरक्रिया द्वारा होती है, ठीक है? जो प्रभावित करते हैं लोग वैसे सीखते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो इनकी जो थ्योरी थी बेसिकली ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ठीक है? ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या थी कि इसमें जैसा आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि बच्चा क्या कर रहा है, जिस तरह से ये घास काट रहे हैं ना, वैसे ही ये बच्चा भी कोशिश कर रहा है, यानी ये अपने से बड़ों का देखकर अनुकरण करके वैसी ही प्रक्रिया को दोहरा रहा है। तो आज के समय में ऐसा आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा कि बच्चे एक दूसरे की प्रतिक्रियाओं को देखकर बहुत ज़्यादा सीखते हैं, है ना? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही सीखते हैं, बड़े भी लोगों को जो रोल मॉडल अपना बड़े बच्चे हो गए, एडोलसेंस बच्चे हो गए, वो बड़ों को अपना एक रोल मॉडल बनाते हैं, इसलिए इनकी थ्योरी को मॉडलिंग भी कहा जाता है
क्योंकि जब किसी को आप रोल मॉडल बनाते हो, तो आप उसकी तरह ही दिखना, करना, वो जैसे अपने आप को रखते हैं, वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। आप भी अपने अंदर वैसा ही परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन लर्निंग। दूसरी इन्होंने कही थी विकैरियस लर्निंग, इसको क्या बोलेंगे? प्रत्याधिकृत सीखना। यानी कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हम पे ही डायरेक्ट ना होके हम दूसरों से भी इन्फ्लुएंस होके करते हैं। ठीक है, जैसे रिवॉर्ड और पनिशमेंट ऐसी चीजें हैं कि जरूरी नहीं कि वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट हमें ही मिले तो ही हम सीखें। हम अगर दूसरों को भी वैसा मिलता देखते हैं तो भी हम वो चीजें सीखते हैं। तो इसमें वही बात कही गई, ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ एक्शन इन्फ्लुएंस द मोटिवेशन टू इनेक्ट द बिहेवियर, यानी दूसरों पे वो कैसा प्रभाव करता है, कैसे प्रभावित होते हैं, उसके द्वारा करते हैं। अदर आर रिवॉर्ड आर पनिशमेंट, दूसरा कैसे रिवॉर्ड होता है किसी कार्य के लिए और पनिशमेंट कैसे होता है, उसके द्वारा भी सीखता है। उसके द्वारा वी मॉडिफाई आवर बिहेवियर, हम अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि जब आप कक्षा में एक टीचर द्वारा किसी उद्दंड बच्चे या कोई शरारती बच्चा हो, उसे शोर मचाने पर पिटाई होती है, तो बाकी अगर वो डांट खाता है, पिटता है, तो बाकी बच्चे क्या करने लगते हैं? बाकी बच्चे भी शांत हो जाते हैं कि भैया वो तो पिट गया, अब मेरी बारी है पिटने की, इसलिए हम क्या करते हैं? शांत हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पनिशमेंट से, यानी दूसरे बच्चे को पनिशमेंट मिला तो बाकी बच्चों ने भी एक सबक सीख लिया कि भाई गलत कार्य करने से तो पनिशमेंट मिलती है, हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर सेकंड हम रिवॉर्ड की बात करें कि अगर किसी बच्चे को क्लास में अच्छा कार्य करने के लिए उसका प्रगति रिपोर्ट अच्छा हो, या फिर कोई अच्छा ऐसा कार्य उसने कक्षा में किया या स्कूल में किया और स्कूल के द्वारा उसे मोटिवेट किया गया, रिवॉर्ड दिया गया, तो बाकी बच्चों में भी उस तरह की प्रतिक्रिया करने के लिए वो उत्सुक होंगे कि उस बच्चे को भाई अच्छे मार्क्स मिले, ऐसा मिला, तो मैं भी ऐसा करूंगा। हाँ, बिल्कुल सही माही ने बोला कि जैसे फर्स्ट जो आता है, तो यही चीज़ वैकेरियस में आपके प्रत्यागृत शिक्षण में कहा गया कि ज़रूरी नहीं कि अगर रिवॉर्ड और पनिशमेंट ही हमें हमें ही डायरेक्टली मिलता है तो हम सीखते हैं, हम दूसरों के द्वारा भी उस चीज़ को सीखते हैं, वो रिवॉर्ड मिलता है या पनिशमेंट। ठीक है, तो ये 2 तरह की इन्होंने अपने थ्योरी में बात कही। अगर हम बात करें कि मॉडलिंग का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मॉडलिंग से हम कैसे सीखते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब पिक्चर में हम काफ़ी वायलेंट रोल या ऐसा कुछ देखते हैं, तो बच्चे भी उस तरह की हरकतें करते हैं या बड़े भी करते हैं। एक्शन वाली फ़िल्में देख लो, तो जैसी पिक्चर देखी उस तरह से वो भी बिहेव करने लगते हैं, है ना? हम लोग जब छोटे थे पिक्चर देख के आए, तो या भाई-बहन होते हैं, सब क्या करते हैं आपस में ही वो फाइट वाले जो देखे रहते हैं वो वैसा करते हैं। तो मॉडलिंग बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है सीखने पर। इनकी जो थ्योरी थी वो बेसिकली सीखने पे इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कि हम कैसे सीखते हैं अपने एनवायरनमेंट में। तो मॉडल जो है वो सबसे बड़ा रोल निभाता है बच्चे को सीखने में या एडल्ट को। जितना ज़्यादा हम देखते हैं उस चीज़ को हम सीखते हैं। और भी अगर हम देखें तो फैशन शो भी देखते हैं, तो उसमें उस तरह की किस तरह की अगर लेडीज़ की बात करें तो कैसा उसने ड्रेस पहना था, कैसी हेयर स्टाइल करी थी, ठीक है? तो ये भी हम करते हैं। हाँ, डायलॉग्स के भी थ्रू बहुत कुछ ये चीज़ें होती हैं ना कि जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम अपने व्यवहार में ले आते हैं। तो आजकल ऑब्जर्वेशन लर्निंग अगर आप देखें तो कितनी ज़्यादा है, और मॉडलों से जो हमारा मीडिया है कितना ज़्यादा प्रभावित है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप भी दे सकते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है? छोटे बच्चों को अगर टीवी सीरियल्स देखते हैं, जो कार्टून्स देखते हैं, है ना? तो सबसे पहले आप लोगों ने बहुत फेमस सुना होगा शक्तिमान सीरियल, सभी ने देखा होगा, सुना भी होगा ऐसे कि उससे इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए बच्चे कि वो वैसी हरकतें करने लगे, है ना? शक्तिमान वाला ड्रेस पहनना, वो करना, और कुछ पे तो इतने बैड इफ़ेक्ट भी पड़ा था कि वो ये हम लोग काफ़ी छोटे थे तब ये सीरियल आते थे। तो बच्चे वो क्या करते थे कि छत पे खड़े हो जाते थे, कूद जाते थे कि शक्तिमान हमें आएगा तो बचाएगा। तो ये सब चीज़ें जो थी तो उनकी थ्योरी पे बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं कि जो इन्होंने बताई अपनी थ्योरी में, बिल्कुल सही बातें कही। ठीक है ना?
आज के बच्चे छोटा भीम देखते हैं तो वैसे ही ड्रेसअप करते हैं, वैसा ही बोलने की कोशिश करते हैं। छोटा भीम को क्या पसंद है? लड्डू पसंद है, तो वो भी लड्डू वो करते हैं, है ना? तो ये हमारा मॉडलिंग इफ़ेक्ट है जिसके द्वारा बच्चे सीखते हैं, ठीक है? अपने भाइयों के साथ अगर ये जो फाइटिंग वाले सीरियल कौन से आपके आते हैं? क्या बोलेंगे, WFF जो सीरियल सब आते हैं, है ना? उसमें जो फाइटिंग होती है तो बच्चे घर में वैसे करने लगते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब मॉडलिंग की चीज़ों से बच्चे इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है? और लेडीज़ लोग का देख लो, हाँ, बालवीर है, बिल्कुल सही, बालवीर है। और भी पता नहीं कौन इतने सारे सीरियल्स आते हैं कि अभी हमें कुछ देर के लिए बच्चों को, खास कर के छोटे बच्चों को रोकना पड़ता है कि नहीं, आप ऐसे सीरियल्स मत देखो, ऐसे वायलेंट सीरियल मत देखो जो आपको गलत बिहेवियर सिखाते हैं, है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही, WWE, हाँ। ये सब है तो वैसे ही घर में हरकतें करने लगते हैं, है ना? और भी बहुत कुछ एग्ज़ाम्पल्स दीजिए जो आप मॉडल से, मतलब हम क्या-क्या सीख सकते हैं इसके द्वारा? आप लोग भी एग्ज़ाम्पल्स दीजिए। जैसे आप लोग भी बोल रहे हैं बालवीर, हाँ, डायलॉग्स के थ्रू, WE चैनल्स है। और सबसे फ़ेमस आजकल क्या है, कोरोना टाइम में अगर हम कहें तो हमने बहुत कुछ मीडिया से और सब कुछ देख-देख कर ही घर में सीखा बहुत कुछ। औरतों को कहो तो पूरा रेसिपी घर की सारी सब जान गए, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी सब कुछ बनाने के लिए। है ना? जितने फैशन शो है, हेयर स्टाइल है, खाना बनाना है, कुछ भी करना है, तो आजकल हम कहाँ जाते हैं सीखने के लिए? मीडिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वहीं जाते हैं, देखते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, हमें मॉडलिंग इफ़ेक्ट करती हैं सीखने में, ठीक है? इसीलिए इनके सिद्धांत को मॉडलिंग थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है? और प्रत्याधिकृत अधिगम बता दिया कि मतलब जो चीज़ें हम सीखते हैं ना, अपने को रोल मॉडल बना लेते हैं। हम किसी की नकल क्यों करते हैं? कि सब मुझे वैसे ही समझे, है ना? अगर किसी हीरो का हेयर स्टाइल देख लिया, बना लिया, गुण हो चाहे ना हो, लेकिन हम वैसे बनाते हैं कि सब मेरे प्रति भी वैसे ही रिस्पॉन्स करेंगे जैसा उसके प्रति कर रहे हैं, है ना? और बच्चे कार्टून की नकल करते हैं, वो अपने आप को छोटा भीम ही समझने लगते हैं कि छोटा भीम ही हूँ मैं। और भी बहुत सारे मैं क्या शिनचैन है, बहुत लोगों ने शिनचैन पे बैन लगा दिया होगा, सुना होगा कि शिनचैन देख के मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, जिसको खाना पसंद नहीं था वो भी सीख लिया। और कुछ नया सीखना है, नहीं आ रहा है तो कहाँ जाना है? हाँ, चलो मोबाइल खोलते हैं, यूट्यूब है ही, है ना? हाँ, ठीक है, माई बोल रही है जैसे कि वो। तो ये चीज़ें मॉडलिंग है, मतलब कि हम जिसको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, उसकी तरह ही हम प्रतिक्रिया भी करने लगते हैं, उसकी तरह हेयर स्टाइल करवाने लगेंगे, उसकी तरह ड्रेसअप करने लगेंगे, उसकी तरह बोलने लगेंगे कि जो रिस्पॉन्स उसे मिल रहा था, वो रिस्पॉन्स अब मुझे मिलेगा, ऐसी होती है। ठीक है? और एक अनुशासनहीनता वाली बात बता दी कि अगर क्लास में सारे बच्चे शोर मचा रहे हैं और टीचर ने किसी एक को थप्पड़ लगा दिया, तो बाकी भी शांत हो गए, उनको भी अपनी लर्निंग मिल गई कि नहीं, अब हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है? अगर किसी एक बच्चे को रिवॉर्ड मिला, अच्छा हुआ, उसकी बहुत सारी तारीफ़ कर दी गई क्लास में, तो बाकी बच्चे भी जेलस से हो जाते हैं ना, नहीं अब तो मैं भी ये करूँगा, मैं ही टॉप पे आऊँगा। तो ये होती है। तो ये इनके थ्योरी की जो मेन बातें थी वो मैंने बताई। अब इनका जो एक फ़ेमस बात कहेंगे जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बेबोडाल पे 1960 में, उसके अकॉर्डिंग पे ही इन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप की थी। ठीक है? तो इन्होंने एक डॉल वाली पिक्चर दिखाई थी, बच्चों को 3 पार्ट में करके दिखाया था अलग-अलग में। ठीक है? पहले वाले में ऐसी आक्रामक वो दिखाया गया एग्रेसिव बिहेवियर के लिए कि जो उसमें डॉल को मारते-पीटते दिखाया गया और उसके लिए रिवॉर्ड भी मिला। ठीक है? तो जब वो बच्चे बाहर आए तो उन्होंने एक डॉल दी गई और उन्होंने भी वैसा ही बिहेव किया जैसा उस पिक्चर में उस डॉल के साथ किया गया था, जैसा इसके आपके पहले में दिखाया गया था। दूसरे ग्रुप में उन बच्चों को भेजा गया जिसमें डॉल के साथ प्रेम से संबंध बनाते हुए, अच्छा व्यवहार करते हुए दिखाया गया, तो उन बच्चों ने भी वैसा ही रिस्पॉन्स किया डॉल के साथ। ठीक है? एक बच्चों को फिर से आक्रामक दिखाएगा लेकिन उसके लिए उन्हें पनिशमेंट मिला कि आपको ऐसा व्यवहार डॉल के साथ नहीं करना है, आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है? तो वो व्यवहार बच्चों ने डरे सहमे रह गए कि नहीं भाई ये इस तरह से तो उनको डॉल दिया गया तो वो उसके प्रति एग्रेसिव थे लेकिन उन्होंने उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि उनका जो रीइंफोर्समेंट मिला था वो नेगेटिव मिला था। तो ये इनका पूरा एक्सपेरिमेंट था बेबीडॉल पे। ठीक है? इसी के बेसिस पे इन्होंने बोला कि बच्चे क्या होते हैं जैसा देखते हैं वैसा ही वो सीखते हैं। जिस तरह का बिहेवियर वो एडॉप्ट करते हैं, वो उस तरह से ही बिहेव करने लगते हैं। तो ये पूरा मॉडलिंग की इनकी थ्योरी थी अनुकरण का। ठीक है?
क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो आगे भी अभी थोड़ी-सी बात इसमें मैं बताऊँगी आपको कि सीखने के लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, कि बच्चा सीखेगा कैसे, लर्निंग कैसे करेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? अल्बर्ट बंडूरा जी ने जो थ्योरी दी थी, उसके लिए क्या हुआ था कि ये जो तीनों हैं, बिहेवियर, पर्सनल फैक्टर या कॉग्निटिव संज्ञानात्मक ज्ञान और इन्वायरमेंट फैक्टर, ये सब तीनों क्या होते हैं, परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। यानी अगर बच्चे को कुछ सीखना है, अगर मोटिवेट है, तो उसके लिए ये तीनों चीज जरूरी है। जैसे एक शिक्षक अपने छात्र से क्या चाहता है कि तुम अपने जो भी लक्ष्य है, जो भी तुम्हारा टारगेट है, उसमें तुम्हें अच्छा अंक लाके अच्छा अपने गोल को फोकस करना है, और बच्चा क्या करता है, वो उस क्रिया को करता है, उसके लिए प्रयास करता है और अपने अचीवमेंट पे पहुंचता है। तो सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट फैक्टर क्या हो गया, उसका शिक्षक हो गया, जो उसने उसको प्रेरित किया। ठीक है, फिर बिहेवियर हो गया कि बच्चे ने क्या, सॉरी, पर्सनल फैक्टर हो गया, यानी संज्ञान हो गया कि बच्चा एक टारगेट, एक लक्ष्य लेता है और टीचर से अभिप्रेरित होकर वो अपने द्वारा एक प्रयास करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और व्यवहार क्या हो गया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितने उसने प्रयास किए, जितना एफर्ट डाला, वो उसका बिहेवियर हो गया। तो ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे को कोरिलेट करती हैं। यानी बच्चा तब सीखता है जब उसको इन्वायरमेंट फैक्टर जो होते हैं वो उसको मोटिवेट करते हैं। बच्चा खुद से कितना सीखना चाहता है, वो खुद ही कितना प्रिपेयर है उस चीज के लिए, वो हो गया। और दूसरा, वो अपने टारगेट को पहुंचने के लिए किस तरह बिहेव करता है। तो ये जो तीनों क्रियाएं होती हैं, ये आपस में अंतः संबंधित होती हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने जो सोशल लर्निंग थ्योरी डेवलप की, उसके लिए इन्होंने 4 चीजों को इम्पोर्टेंट माना। अटेंशन, ठीक है, यानी कि ध्यान। ठीक है, आप अपने अगल बगल या आप चैनल पे कुछ तभी करते हैं, कब अवधान देते हैं, कब चीजों को सीखते हैं, जब आप उस पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। सबसे पहले सीखने के लिए जरूरी क्या है, आपका खुद की इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप सीखना चाहते हो। फिर अगर आप सीखना चाहते हो, किस क्रिया को जो सीखना चाहते हो, उस पे आपका अवधान कितना है, आपका ध्यान कितना है। आप सीडीपी पढ़ना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे मैं ही सीडीपी पढ़ाती हूँ। सीडीपी बहुत लोग पढ़ाते होंगे, लेकिन आपका किसी एक पे अटेंशन गया, आपने उसको देखा। ठीक है, आपने देख लिया, हाँ बिल्कुल सही। इंटरनल मोटिवेट, जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, ये मोटिवेशन तो हो गया, आप इंटरनल से रुचि हो गए। अब आपकी रुचि जिस चीज में सीखने के लिए है, उस पे आपका ध्यान कितना केंद्रित है। अगर आप सीडीपी सीखना चाह रहे, आपने मेरे चैनल को ध्यान दिया, तो आपका ये ध्यान में गया कि हाँ मैडम मुझे कुछ बता रही हैं, ये आपका ध्यान केंद्रित हुआ, मैंने आपका ध्यान केंद्रित किया, यानी कोई चीज आकर्षित आपको कितना कर रही है, आपने उस पे कितना अपना ध्यान दिया। ठीक है, रिटेंशन, रिटेंशन आपका क्या हो गया, यानी कि जो चीजें आपने देखी वो अपने स्मृति में आपने कितनी धारण की। देखने को तो आप दुनिया में बहुत कुछ देखते हैं, मेरे ही क्लास में आपने बहुत चीजें सुनी होंगी, लेकिन आपने किसी एक स्पेसिफिक बात को बहुत ध्यान से देखा जो आपको सीखना है, और उसको अपने स्मृति में धारण कर लिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपने जो चीज किया उसका पुनः उत्पादन कैसे करना है। ठीक है, कि जो आपने याद तो कर लिया, अपनी मेमोरी में धारण कर लिया, लेकिन आपने कितना धारण किया, उसके लिए आप रिकॉल कराएंगे। आपने रिकॉल किया, ठीक है, आपका रिकॉल जितना अच्छा हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चला कि आपकी स्मृति में कितना आपने उसको धारण किया, कितना आपको याद है, और आपके लिए उसको कैसे प्रतिफल मिला, यानी फीडबैक कैसा मिला आपको। तो जैसा आपको फीडबैक मिलेगा, आप उस तरह से उस क्रिया को दोहराते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें अटेंशन, रिटेंशन, मोटर एंड मोटिवेशन, ये चारों चीजें सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, इसी को अगर बंडूरा के सोशल लर्निंग पे अटेंशन, जैसे बच्चे ने उस डॉल की वाली पिक्चर देखी, तो उसने उस पे अपना पहले ध्यान केंद्रित किया, फिर उसने रिटेंशन किया, अपने मेमोरी में उसको ले आया कि हाँ भाई डॉल को तो वो पीट रहा था।
ठीक है? ये उसने अपनी स्मृति में धारण कर लिया। फिर मोटर रिप्रोडक्शन क्या किया, उसने डॉल जब उसके हाथ में आई तो उसने भी डॉल के प्रति कैसा बिहेव किया, जैसा उस पिक्चर में किया था, इसने भी इस डॉल को मारा। फिर मोटिवेशन यानी उस कार्य को करने के लिए उसे मोटिवेशन क्या मिला, अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तब तो वो बिहेवियर बार-बार करेगा। अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव मिला, उसको जो क्रिया उसने करी उसके प्रति उसको नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिला, तो वो फिर दोबारा उस क्रिया को नहीं करेगा। तो ये चीजें इनकी थ्योरी की बेसिक थी कि बंडुरा सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है? ये चारों चीज सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको अगर हम एक और एग्जाम्पल से समझे, जैसे एक बच्चा है, उसने किसी एडल्ट को सिगरेट स्मोकिंग करते हुए देखा, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारे जा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान उसी आदमी पे गया कि वो स्मोकिंग कर रहा था, ठीक है? उसने उसको फेंक दिया सिगरेट को, बच्चे ने देख लिया, उसको ये पूरी क्रिया उसने देखा और उसको अपने मेमोरी में रख लिया। फिर दूसरे दिन उस बच्चे ने देखा कि वो आदमी फिर से वो सिगरेट पी रहा है और उसने फेंक दिया। फिर वो बच्चा भी गया और उसने भी उसी तरह का बिहेव किया जैसे उस एडल्ट आदमी ने किया। ऐसा करते हुए उसकी मम्मी ने देख लिया, यानी उसने अटेंशन दिया, रिटेंशन अपने दिमाग में लिया और मोटर रिप्रोडक्शन यानी जैसा उस व्यक्ति ने किया वैसा वो भी पुनरुत्पादन कर रहा था। लेकिन उसे मोटिवेशन में उसकी मम्मी से थप्पड़ मिल गया कि ये गलत कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने दोबारा उस क्रिया को दोहराया नहीं। अगर यहीं पे उसे उस तरह का पनिशमेंट नहीं मिलता तो वो दोबारा से ऐसी हरकतें करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते। तो ये चीज़ें इनकी थ्योरी की बेसिकली बातें थी कि ये 4 चीज़ होंगी तभी लर्निंग होगा, ठीक है? इसके बाद से इन्होंने व्यवहार संशोधन तकनीक बताई थी एक, कि अपने व्यवहार में हम चेंजेस कैसे करेंगे। सेल्फ रेगुलेशन यानी आत्मनियमन, जो कि मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि अपने आप को हमेशा क्या करना है, सेल्फ रेगुलेट करना है कि हम कितना सही हैं, अपनी भावनाओं को निगरानी, प्रबंधन जो भी क्षमता है उसमें सकारात्मक परिणाम कैसे हों, है ना? हमने क्या गलत किया, कैसे हुआ, उसको पॉजिटिव वे में देखना, ये कहलाता है सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है रोहित जी? ठीक है, बहुत अच्छी बात। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया आपको, जैसे एक बैबो डल के इस पे समझाया कि बच्चे ने जैसे देखा, ध्यान में उसको रखा, याद किया, फिर प्रोडक्शन वैसे किया और उसका मोटिवेशन कैसा मिला। उन्होंने 3 मूवी दिखाई थी। पहले मोटिवेशन में बच्चे को डॉल दिखाते हुए क्या हुआ था कि उन उसमें उसको मोटिवेशन मिला था, गिफ्ट मिला था, तो बच्चे ने डॉल के साथ वैसे बिहेव किया। एक बच्चों को जो एक ग्रुप दिखाया था जिसमें आक्रामक व्यवहार डॉल के साथ करने पर उसे पनिशमेंट मिलता है, तो बच्चों ने डॉल के साथ बाहर आए पर उन्होंने वो हरकतें नहीं करी जो उस मूवी में उस बच्चे के साथ करी गई थी। ठीक है? ठीक है, एक हो गया सेल्फ रेगुलेशन यानी आत्मनियमन, अपने आप को खुद कितना हम रेगुलेट करें, कैसे देखें, अपने आप को परखना। दूसरा होता है सेल्फ इफिशियंसी, ठीक है, स्वप्रभाविकता, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर जो प्रबल इच्छा होती है ना, कि हम किसी कार्य को करने के लिए पहले से कितने उत्साहित है, पहले ही हमारा होता है ना कि हम इस कार्य को कर सकेंगे, क्यों नहीं कर सकते, हम सीटेट जरूर क्लियर करेंगे, ये हमारी है। अगर हम पहले से ये चीज नहीं, मैं तो सीटेट कर ही नहीं सकता, मैं तो ये पढ़ ही नहीं सकता, मेरे को तो आता ही नहीं, मेरे पास तो नोट्स ही नहीं, तो ये अपनी एफिशिएंसी को कम करना है। लेकिन अगर हमें हाईली एफिशिएंसी है, यानी किसी कार्य को करने की हमारे अंदर दृढ़ इच्छा है कि नहीं मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा, ये हमारी क्या होती है, हाई सेल्फ एफिशिएंसी। तो हमें हमेशा सेल्फ एफिशिएंसी अपनी हाई रखनी है कि नहीं, पहले से किसी कार्य को हार मान के नहीं करना है, हमें ये कार्य मान के करना है कि नहीं हम ये कार्य कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। ठीक है ना? आप सब में भी यही हाई एफिशिएंसी होनी चाहिए कि नहीं मैं ये कार्य कर सकता हूँ और मैं इससे ज़्यादा बेटर करके दिखाऊँगा। ठीक है? तीसरी आती है लर्नड हेल्पनेस, सीखी हुई निसहायता। ये भी एक तरह से बच्चे को लर्निंग में थोड़ी-सी क्या करती है, मोटिवेट कम करने लगी है। यानी कि जब कोई बच्चा बहुत प्रयास करने के बाद भी परीक्षा में असफल हो रहा है, उसने ऐसे ही प्रयास 3 बार 4 बार किए, बट वो हर बार अपने आप को रेगुलेट करता है, परिवर्तित करता है, लेकिन हर बार वो असफलता को प्राप्त होता है। तो वहाँ पे उसे क्या होती है, अपने लर्निंग निस्सहायता वो महसूस करता है, अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, यानी बार-बार प्रयास करने पर भी वो सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, ठीक है?
इससे उसके अंदर क्या होती है, अपनी पढ़ाई के प्रति अभिरुचि कम होती जाती है और वो अपने आप को बहुत असहाय महसूस करने लगता है। वो समझने लगता है कि अब मुझसे ये पढ़ाई नहीं होगी। तो यही होती है सीखी हुई निसहायता, यानी उसने अपने एक्सपीरियंस से लिया कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, बार-बार प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर बार असफल हो जा रहा हूँ। ठीक है? तो ये पूरे इनकी बैंडोरा की सोशल लर्निंग थ्योरी थी। क्लियर है सभी को? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। स्टार्ट करो जब तक रिज़ल्ट मिल ना जाए और हमेशा अपना रिज़ल्ट पॉज़िटिव सोचें। अगर हमने वो एंग्ज़ायटी वाली पढ़ी थी, जो क्वेश्चन भी दिया था कि हमें रिज़ल्ट पता नहीं, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, नहीं मैं तो पास ही नहीं हो सकता, वो पहले से ही नेगेटिव सोचने लगे। तो हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें हाई एफिशिएंसी रखना है कि मैंने अच्छा किया है, मैं अच्छा कर सकता हूँ और मैं अच्छा ले आऊँगा। और लर्निंग, जो आपने बोली कि लर्नड हेल्पनेस भी होती है, जब बच्चा बार-बार प्रयास कर रहा है, अपनी कमियों को एक बार किया, फिर उसने सुधारा, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, तो मतलब हर बार उसे असफलता ही मिलती है, तो उसके अंदर एक निराशा हो जाती है, ठीक है ना? फिर वो प्रयास करना कम कर देता है और समझता है कि मेरा प्रयास अब सफल नहीं होगा, उसकी जो रुचि होगी वो कम होती जाती है, ठीक है? तो ये हमारी पूरी बेंड्रा की सोशल लर्निंग थ्योरी थी, ठीक है? सभी को क्लियर है? कोई डाउट अभी? चलिए, मैंने आज अब इसके बाद एमसीक्यू रखा है ताकि एमसीक्यू को स्टार्ट करें और बच्चे, मुझे लगता है कि आप लोग को रिवीजन में कम इंटरेस्ट है, इसलिए रिवीजन जब क्लास में लेती हूँ तो बच्चे नहीं आते हैं और जहाँ मैं एमसीक्यू स्टार्ट करती हूँ फिर बच्चे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे से रिक्वेस्ट थी, रमाई जी ने कहा था कि मुझे ये पढ़ना है, तो मेरे लिए हर एक बच्चा इम्पोर्टेंट है और मैं सभी के जो डाउट्स होगा वो मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। एक क्वेश्चन कल मेरे से और हुआ था फ्रॉइड का, तो वो मंडे को मैं बताऊंगी, ठीक है ना? ताकि मुझे आगे का भी करवाते चलना है। नहीं, ड्रिल और प्रैक्टिस इसमें नहीं आएगा, ठीक है? ड्रिल और प्रैक्टिस की तो इन्होंने बात ही नहीं करी, यानी इन्होंने बस बोला कि जैसा बच्चा व्यवहार देखता है, जैसा वो सीखना चाहता है, अटेंशन लेता है, ध्यान देता है, तब वो होता है। ड्रिल और प्रैक्टिस यानी बार-बार एक ही चीज को रटवाना, ठीक है ना? वो चीज नहीं होगा इसमें। काफ़ी चीज़ें होती हैं ना, हम प्रैक्टिस नहीं करते, बस हम देखते हैं और वो चीज़ें हम सीख जाते हैं, ठीक है ना? तो उसमें हमारा क्या, हमारे दिमाग, हमारी मेमोरी, इन सब चीज़ों का काम होता है, ठीक है? क्लियर है? नोटिफ़िकेशन नहीं आते, आर्या बोल रहे हैं। एक्चुअली आप लोग ना नोटिफ़ाई जब कर देंगे या बेल आइकन, जब सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपकी जो-जो क्लासेस हो ना, उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता जाए। ठीक है ना? और जब मेरा थंबनेल दिखता होगा आपको यूट्यूब पे, तो वहाँ पे आप नोटिफ़ाई मी कर देंगे, तो जैसे मेरी क्लास स्टार्ट होगी, आपको तुरंत क्लास दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? चलिए, अभी किसी को कोई डाउट नहीं है ना बैंडोरा की थ्योरी में? आगे बढ़ेंगे? तो आज का क्वेश्चन देखते हैं और सभी आंसर करिएगा। The development from central part of body toward phyresis of the extremities denotes the शरीर के मध्य भाग से परिधि या छोरों की ओर विकास निम्नलिखित को दर्शाता है। विकिरण विकास के सिद्धांत, विकेंद्रित विकास का सिद्धांत, प्रोक्सिमोर डिजिटल यानी कि अधोगामी विकास का सिद्धांत या कैस्केडेड विकास का सिद्धांत। ओके, चलिए, ज्योति जी भी बोल रही हैं क्लियर है, सभी को क्लियर है। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सभी आंसर करना। माही का आंसर आ गया है कि शरीर के मध्य भाग से जो परिधि या छोर तक के विकास होता है वो किसको दर्शाता है? बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आ रहा है। इसका जो आंसर होगा वो हमारा थर्ड होगा, प्रोक्सिमो डिजिटल, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, तो रिवीजन क्लास में पढ़ाया था कि यानी कि शरीर के मध्य भाग से विकास होता है वो छोरों तक, जैसे पहले पहले हाथ हिलता है, फिर आर्म्स होते हैं, उसके बाद फिंगर्स हमारे डेवलप होते हैं, ठीक है? चलिए,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, प्रियंका जी का भी जवाब बिल्कुल राइट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक संस्था है जहाँ स्कूल बच्चे केंद्रीय स्थान पर होते हैं, स्कूल दिनचर्या केंद्रीय स्थान पर कब्जा करती है, स्कूल की गतिविधियां केंद्रीय स्थान पर कब्जा करती हैं, स्कूली शिक्षक केंद्रीय स्थान पर कब्जा करते हैं। स्कूल इज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर so school children occupy the central position, school routines occupy the central position, school activities occupy the central position, and school teacher occupy the central position. क्वेश्चन नंबर 2 का ध्यान दीजिएगा कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक संस्था है जहां स्कूली बच्चे केंद्रीय स्थान पर होते हैं, स्कूल दिनचर्या केंद्रीय स्थान पर कब्जा करती है, स्कूल की गतिविधियां केंद्रीय स्थान पर कब्जा करती हैं, या स्कूल शिक्षा केंद्रीय स्थान पर होती है। ठीक है, कब्जा यानी स्थान पर होती है, यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सभी को दिख रहा है? हाँ, तो अगर स्कूल में बच्चों के समाजीकरण की संस्था है, तो वो तो सही बात है, लेकिन जो स्कूल में बच्चे हैं, वो सेंटर में होते हैं, ठीक है? जो शिक्षा होगी, वो बच्चों के सेंटर में ध्यान में रखते हुए होगी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा, वो ए होगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, यदि आप एक शिक्षक बिरादरी में शामिल होते हैं और अपने समूह के अधिकांश अन्य लोगों की तरह कपड़े पहनना चुनते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह के समूह का आप प्रदर्शन कर रहे हैं? समूह पहचान, आज्ञाकारिता, अनुपालन या अनुरूपता? If you join a teacher frequently and choose to dress like most of other in your group, you are exhibiting ग्रुप आइडेंटिटी, obedience, compliments या conformity? क्वेश्चन नंबर 3 का सभी आंसर करना। यदि आप एक शिक्षक बिरादरी में शामिल होते हैं, यानी आप एक शिक्षक बन गए और अपने समूह के अधिकांश लोगों की तरह ही कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से सारे शिक्षक पहन रहे हैं, वैसे ही आप भी पहनना चाहते हैं, तो आपका प्रदर्शन क्या कर रहे हैं? आंसर कर रहे हैं 3 का ए। तो समूह पहचान यानी हम किसी विशेष समूह को नहीं पहचान करा रहे हैं, आज्ञाकारिता भी नहीं करा रहे हैं, अनुपालन यानी अनुरूपता यानी सभी एक जैसे दिखे। हम टीचरों के लिए क्या होता है, समूह पहचान के लिए नहीं, सारे टीचर एक समान है, एक बराबर में है, तो हम उसको दिखा रहे हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर हमारा होगा, वो अनुरूपता होगा। ठीक है, सभी ए कर रहे थे। समूह की पहचान नहीं कि आप शिक्षक हैं तो आप ये हैं, इसलिए कि एक शिक्षक को किस तरह का होना है, किस तरह का वो ड्रेसअप कर रहा है, कैसा उसे पहनना है, तो ये अनुरूपता दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में कौन सी स्टेज है? ठीक है, सेंसरी मोटर यानी कि इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संचालन यानी प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट परिचालन यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और औपचारिक परिचालन यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का सभी आंसर करिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग द पियाजेस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। माही जी का आंसर आ गया है, बाकी सभी भी आंसर करिए, सभी का पार्टिसिपेशन जरूरी है। ज्योति बोल रही हूँ ए। हाँ, तो जो मैंने आपको पढ़ाया था कि अब जहाँ भी ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात हो, वस्तु स्थायित्व की बात हो, वो सेंसरी मोटर स्टेज ही होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा, वो आपका यही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रोग्राम की गई व्यक्तिगत शिक्षा की योजना निम्नलिखित के दृष्टिकोण से बनाई गई है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा प्रोग्राम की गई, ओपन स्कूल की शिक्षा या ई लर्निंग शिक्षा प्रोग्राम। ठीक है, इसका आंसर करिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी आंसर करना। कि जो शिक्षा व्यवस्था प्रोग्राम की जाती है योजना में निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाया गया, उसमें किसको बनाया गया? विशेष शिक्षा को, बाल केंद्रित शिक्षा को, ओपन स्कूल को या ई लर्निंग शिक्षा को? हाँ, माई का आंसर आ गया है बी, 5 का बी। हाँ, तो इसका जो है, जो शिक्षा हमेशा बनाई जाएगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमेशा बच्चे को सेंटर में रख के दिया जाएगा। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो जाएगा, तो आप आंसर उसी को चुनिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिटवीन जो दिया गया महीने की उम्र के बीच अधिकांश बच्चे बोलते हैं शब्दों को छोटे वाक्यों में जोड़ना शुरू कर देते हैं, ये किस मंथ से किस मंथ के बीच होता है? बिटवीन डैश मंथ ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग। वो कौन सा मंथ होता है? 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30 महीने या 30 से 36 महीने? बच्चे छोटे-छोटे शब्द बोलना शुरू कर देते हैं, वो कौन से महीने में शुरू कर देते हैं? स्वर्णिम वाले जो होते हैं वो बैबलिंग में आते हैं आपके, जब बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है ना? जो आपके 9 से 18 महीने वाले होते हैं, सिंगल ओपन वर्ड्स बोलते हैं। 2 वर्ड्स जो आपका बोलना स्टार्ट करेंगे बच्चे, वो कब करेंगे? 18 से 24 महीने में, जो यानी मिनी सेंटेंसेस बनाने लगते हैं। और 24 से 30 महीने में टेलीग्राफी स्पीच यानी शब्दों को एक वाक्य में बोलने लगते हैं, ठीक है? और जो आपका 30 से प्लस में जाता है, वो ग्रामेटिकल एरर जो उनके होते हैं ना, वो कम होने लगते हैं, बच्चा क्या करता है, अच्छे से सीखने लगता है। तो जब बच्चे छोटे-छोटे शब्द जो बोलना शुरू कर दें, जैसे मा, पा, ऐसे जो शब्द होते हैं, थोड़े आपके ये आपके मॉर्फिन यानी कि रूपिम वाले शब्द, वो 18 से 24 महीने में बोलने लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। और 24 से 30 वाले में जो होते हैं ना, वो सिंटैक्स वाले जो वर्ड होते हैं वो बोलने लगते हैं, टेलीग्राफी स्पीच बोलने लगते हैं। यानी कि कोई वर्ड को बोलेंगे कि मुझे दूध चाहिए, तो मुझे दूध इतना करके बोल सकते हैं, ठीक है? तो ग्रामेटिकल एरर हो सकता है हो उसमें, लेकिन वर्ड क्या बोल रहे हैं वो समझ में आने लगता है, ठीक है? सेंटेंस को बोल रहे हैं, उसे टेलीग्राफी स्पीच बोलते हैं। और जो 30 से 36 महीने वाली जो होती है, वो ग्रामेटिकल जितने फंक्शन होते हैं ना, स्ट्रक्चर, वो सभी सही हो जाते हैं और वर्ड को सही-सही बोलने लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड होगा, ठीक है? सेकंड इज़ द राइट आंसर। ठीक, मैंने बताया था 1.5 से 2.5 वर्ष भी करके पूछा है। क्वेश्चन देखिए आपके वही आएँगे, बस वो आपके तरीके बदल जाते हैं पूछने के। जैसे एक बार 1.5 से 2.5 वर्ष तक का पूछा था, इसमें 18 से आपके 24 महीने का दे दिया। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट यानी जो आईक्यू की अवधारणा दी गई थी, वो किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, विकसित की गई। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आर आईक्यू वाज डेवलप्ड बाय गैल्टन ने किया था, बिनेट ने किया था, स्टर्न ने किया था या टर्मन ने किया था? आंसर करिएगा सभी। क्वेश्चन दिख रहा है, सभी को समझ में आ रहा है? तो एक बार सभी बताते जाना। 7 का डी बोल रहे हैं। चलिए, और बाकी लोग भी आंसर करते जाइए।
सभी के आंसर बदल क्यों रहे हैं? चलिए, बाकी सब आंसर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ माही आंसर कर रही हैं और प्रियंका जी ने आंसर किया है। ठीक है, अगर अच्छा बताइए कि बुद्धि का जो संप्रत्यय परीक्षण था वो सबसे पहले लाया किसने था और ये किस ईयर में आया था? क्वेश्चन सबको सुनाई दे रहा है तो बताना कि जो परीक्षण बुद्धि का संप्रत्यय जो था सबसे पहले डेवलप किसने किया था, बुद्धि परीक्षण को किसने लाया था? तो इसको सबसे पहले बिने ने लाया था आपके 1905 में, ठीक है? और इनका सहयोग किया था साइमन ने, इसीलिए इसे बिने साइमन भी बोलते हैं, ठीक है? तो इन्होंने परीक्षण को तो किया था पर इसको विकसित करने का जो श्रेय था 1912 में स्टर्न ने किया था, ठीक है? और इन्होंने एक सूत्र दिया था, वो क्या दिया था? मेंटल एज यानी एमए, आपका मानसिक आयु, और बटा में क्या किया था? क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु, ठीक है? तो ये आपके स्टर्न ने किया था 1912 में। हाँ, माई ने जवाब दिया 1905, ठीक है? और इसको आगे जो टर्मन जी ने 1916 में इसे संशोधित किया, उसमें इन्होंने गुणे 100 किया, यानी भिन्न में गुणे 100 लगा दिया, इसलिए टर्मन 1916 में किया। लेकिन जो वास्तविक इसको विकसित करना सूत्र जो दिया था और इसको विकसित करने का जो श्रेय था वो स्टर्न का था, ठीक है? हाँ, माई सही बता रही हैं, बिल्कुल सही। तो ये था पूरा उनका थ्योरी, जो विकसित जो किया था वो स्टर्न ने किया था इनकी थ्योरी को, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी में ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, कोई टर्मन बोलता है, कोई वो करता है। तो बुद्धि लब्धि की अवधारणा अल्फ्रेड बिनेट जी द्वारा दी गई थी। स्टर्न ने इसकी गणना बताई थी, इसका सूत्र दिया, और टर्मन ने इसमें भिन्न में गुणे 100 किया पूरा जो सूत्र को। तो ये टर्मन जी ने 1916 में किया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। रचनात्मकता को किस अवधारणा से संबंधित माना जाता है? द्रव्य बुद्धि या तरल बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, क्रिस्टलीकृत बुद्धि, अभिसरण सोच या अलग अलग सोच, या अपसारी चिंतन भी बोलते हैं। तो आंसर करना सभी कि क्रिएटिविटी इज थॉट टू रिलेट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी आंसर करना। क्रिस्टली बुद्धि को एक तरह से सघन बुद्धि भी बोलते हैं, ठीक है ना? फ्यूलट को तरल बुद्धि भी बोलते हैं, और अभिसरण आपको पता ही है वो, और अलग अलग वाला आपका क्या होगा? अपसारी। हाँ, तो सघन वाली जो आपकी आएगी क्रिस्टली बुद्धि, वो क्या है? वो कि एक ज्ञान अर्जित किया जाता है, अर्जित ज्ञान है, समस्या को हल करने के लिए पहले से ही जो कुछ हम सीखे हैं सिचुएशन में, उसी को दोबारा किसी दूसरे सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी किसी एक ही दिशा में सोचना, किसी के बारे में एक ही तरफ रिप्लाई करना, ठीक है ना? और जो तरल बुद्धि होती है, ये क्या होती है? एक विरासत में मिली क्षमता होती है, जो हमें अपने जेनेटिक में मिलती है, और उसके आधार पे हम समस्या को हल करते हैं, सोचते हैं। और अलग अलग सोच यानी कि एक ही समस्या को कई तरीकों से सोचना, ये हमारा अपसारी चिंतन होता है। तो यहाँ पे हुआ कि रचनात्मकता जो उससे रिलेट करती है वो आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेट करती है। तो राइट आंसर हमारा 4 होगा, ठीक है? सभी का आंसर बिल्कुल राइट आया है इसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भाषा के स्वीकार्य ध्वनि संयोजक इसके नियमों को निर्दिष्ट किए जाते हैं? ध्वनि संबंध, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, या विभक्ति? The acceptable sound combination of language are specified in its rule, phonological, grammatical, synthetic, या inflection? सिंटैटिक या इन्फ्लेक्शन, जो किसी भाषा को स्वीकार्य ध्वनि, यानी जो भी हमको भाषा स्वीकार्य है, कॉम्बिनेशन में किया गया, उसको किस में बोला जाएगा? उसको एक दूसरे से जोड़ा गया।
सभी बी कह रहे हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो फोनोलॉजिकल होगा, यानी जो दो वर्डों को जोड़ रहा है, दो सेंटेंस बोल रहे हैं एक समय, वो ग्रामेटिकल नहीं है, स्वीकार्य ध्वनि, यानी हम उसको सार्थक रूप में समझ सके। जैसे माँ पा, मतलब सारी जो मात्रा है उससे दो वर्ड बन सकते हैं, संयोजक यानी जोड़ सकते हैं उसमें, जो एक सार्थक शब्द निकल सके। ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ध्वनि संबंध होगा। ठीक है? ओके, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो अब पता चल गया। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह स्थिति जहां विचार पैटर्न भाषा से प्रभावित होते हैं कहलाता है। सांस्कृतिक प्रवृत्ति, भाषाई निर्धारण, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, समाजशास्त्र की उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 10 का करिएगा, द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। वह स्थिति जहां विचार पैटर्न भाषा से प्रभावित होते हैं कहलाता है। सांस्कृतिक प्रवृत्ति, भाषाई निर्धारण, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, समाजशास्त्र की उत्पत्ति। इसका जो राइट आंसर होगा वो भाषाई निर्धारण होगा। ठीक है? वह स्थिति जहाँ पे विचार पैटर्न भाषा से प्रभावित होते हैं, तो वो भाषा ही होगी जहाँ पर हम उसका निर्धारण करते हैं और हर चीज से प्रभावित होते हैं। तो भाषा है तो भाषा ही इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है ना सर? वह स्थिति जहाँ विचार पैटर्न भाषा से प्रभावित होते हैं, वो क्या कहलाता है? भाषाई निर्धारण, यानी उस क्षेत्र की विशेषता। ठीक है? इसका जो राइट आंसर बनेगा भाषाई निर्धारण होगा। चलिए आगे, ऐसे ही कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, और पहले के जो क्वेश्चन थे ना काफी डिफिकल्ट आते थे, और अभी कई शिफ्ट में पेपर होते हैं ना, तो क्वेश्चन वही रिपीटेड बार बार हो जाते हैं। एक पैटर्न होता है कि घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछना है, तो ऐसा बिल्कुल इसमें मत रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। एग्जामिनर का दिमाग घूम गया तो बच्चों को टेस्ट करते हैं। ठीक है? चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, रवि परीक्षण करके उपकरणों की मरम्मत करता है के कारण वे बारे में परिकल्पना अपने अनुभव के आधार पर खराबी लक्षणों के साथ वह उपयोग करता है। यानी एक वो पूरे सामान को बनाता है, खोलता है, ये क्यों खराब हुआ, उस पे हाइपोथेसिस भी बनाया, सब कुछ बनाया, और अनुभव के आधार पर उसके खराबी लक्षणों को जांच परख करता है और उसका उपयोग करता है, यानी अपने जो पूर्व अनुभव है उसको उसमें जोड़ता है। तो ये कौन सी विधि होगी? अंतर्दृष्टि, या एल्गोरिथम, या मेंटल सेट, या मानसिक सेट कहेंगे, या ह्यूरिस्टिक, अनुमानिक अनुमानिक विधि बोलेंगे इसको। एल्गोरिथम को आपका बोलेंगे कलन विधि। ठीक है? गुड इवनिंग पूजा, बहुत लेट में आप ज्वाइन कर रही हैं क्लास को। मोस्टली अब ओवर होने वाला है क्लास। सभी 11 का सी बोल रहे हैं। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा, परिकल्पना बनाता है और अनुभवों को सोचता है, यानी जो भी वो प्रॉब्लम्स कर रहा है उसके बारे में वो अपने भी हाइपोथेसिस बनाया हुआ है, और उसके आधार पे वो उसको क्या करता है, खोलता है, पूरा रीजन जानता है, हर चीज एक ढूंढता है। तो वो एक मानसिक सेट नहीं हुआ ना कि पहले से सेट बना हुआ उसी के आधार पे हम कर रहे हैं। अपने अनुभव को उसमें इंक्लूड कर रहा है कि ये खराब क्यों होगा, उसको पूरा खोलता है, चेक करता है, फिर वो करता है। तो ये हमारा ह्यूरिस्टिक यानी कि अनुमानी विधि होगा। ठीक है? बस क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है। आज मैंने थ्योरी ले ली थी इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं। ठीक है? इसका जो राइट आंसर होगा वो ह्यूरिस्टिक होगा, और इसको किसने डेवलप किया था? एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। ठीक है? ठीक है? इसका जो राइट आंसर होगा वो ह्यूरिस्टिक होगा।
ठीक है, अनुमानी विधि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिव्या अक्सर असाइन किए गए काम को छोटे-छोटे कामों में बाँट देती है, जिन्हें वह आसानी से संभाल सकती है। वह उपयोग करती है, किसका उपयोग करती है? न्यूनीकरणवाद, द्वितीयक विस्तार या उपलक्ष्य विश्लेषण या कार्यात्मक स्थिरता। रिडक्शनिज्म या सेकेंडरी एलिब्रेशन, सब गोल एनालिसिस या फंक्शनल फिक्सडनेस। वो कोई कार्य कर रही है, दिव्या नाम की लड़की है, और उसको छोटे छोटे रूपों में बांट के कर रही है, जिससे वो कार्य को आसानी से कर सके। तो ऐसा हम सभी भी करते हैं, बहुत बड़े कार्य होते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, कार्य को छोटे छोटे में बांट लेते हैं ताकि वो कार्य हमको करने में ईजी हो जाए। तो वह हम उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या कर रही है? न्यूनीकरण रही है, द्वितीयक विस्तारक कर रही है, उपलक्ष्य विश्लेषण कर रही है या कार्यात्मक स्थिरता कर रही है। हाँ, माही ने कहा यानी वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसको कई टुकड़ों में विभाजित करके अपने कार्य को इजी कर रही है, ताकि वो जो उसका टारगेट है उसको वो कर सके। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सब गोल एनालिसिस कर रही है। ठीक है ना, हर एक क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट, जो चीजें खंडों में करके फिर उस कार्य को करेगी तो वो चीजें अच्छी भी होंगी और वो कार्य को अच्छे से मेंटेन भी कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 3 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज पुरुष और महिला की भूमिकाओं को निर्धारित करता है, यह कथन स्पष्ट करता है। किस चीज को स्पष्ट करता है? हाँ रोहित जी, आपका भी आंसर बिल्कुल सही आया है। हाँ, सी, हाँ बिल्कुल सही, सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिएगा। हाँ पिंकी जी, आपका भी आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि समाज पुरुष और महिला की भूमिकाओं को निर्धारित करता है, यह कथन स्पष्ट करता है। लिंग की अंतर्निहित निर्माण के रूप में, वंशानुगत बंदोबस्ती के रूप में, एक सहज ज्ञान युक्त निर्माण के रूप में या समाज निर्माण के रूप में। लिंग को किस रूप में देखते हैं? Society determines the role of male and female. This statement article calculates gender as an inherent construct, gender as a heredity in endowment, या gender an intuitive construct, या gender as a social construct। हाँ, माई जी का आंसर आ गया है। रोहित बोल रहे हैं 13 का डी। हाँ, बिल्कुल सही है। जो पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण होता है, वो समाज द्वारा होता है। एक होता है सेक्स जो डिटरमाइन होता है, वो जैविकीय होता है, बायोलॉजिकल होता है, जो माँ के गर्भ में निर्धारित होता है। और जो समाज द्वारा निर्धारित होता है कि पुरुष को क्या कार्य करना है और महिला को क्या करना है, वो होता है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सभी का आंसर सही आया है डी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली इसके कुछ उदाहरण हैं। तो ये किसके उदाहरण हैं? परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति की प्रतीक, रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति का चित्रण, या शिक्षार्थियों की उपलब्धियों के मूल्यांकन की स्कोरिंग प्रक्रिया, जो हम रिजल्ट में करते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट संचय प्रणाली इसके कुछ उदाहरण हैं। परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रक्रिया है, कक्षा में बच्चों की स्थिति का प्रतीक है, रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति का चित्रण है, शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन का स्कोरिंग प्रक्रिया है। हाँ, मैक्सिमम लोगों के आंसर डी आए हैं, तो डी इज द राइट आंसर कि शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन और स्कोरिंग की प्रक्रिया है। यानी हम बच्चे का ही तो स्कोर सब कुछ कर रहे हैं, तो उसने कितना अचीव किया, क्या किया, वो चीज हम कर रहे हैं। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन होगा। ठीक, बहुत बच्चे लेट से ज्वाइन कर रहे हैं।
मैंने बोला ना हर एक बच्चे को मैं जान गई हूँ कौन-कौन से बच्चे मेरे क्लास में आते हैं, लेट में आते हैं, कब आते हैं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप सभी क्लास में रेगुलर आओ, टाइम से आओ, ताकि आपके सारे क्वेश्चन हो सके, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन शिक्षकों को निम्नलिखित में मदद करता है। किस में मदद करता है? शिक्षार्थियों के प्रदर्शन रिकॉर्ड को बनाए रखे, शिक्षा शास्त्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेंगे। कक्षाओं में शिक्षार्थियों की क्षमता समूह बनाना, शिक्षण के लिए गतिविधि लॉग तैयार करना। बताइएगा, शिक्षार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन शिक्षकों को निम्नलिखित में मदद करता है। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प द टीचर टू। किस में करेगा? मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर, इवेल्यूट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर इन द क्लासरूम, प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग। अगर हम कक्षा में मूल्यांकन कर रहे हैं, शिक्षार्थी ने कितना अचीव किया, क्या किया, तो हम ये अपने शिक्षा शास्त्र में क्या कर रहे हैं, अपनी पेडागोजी का प्रभाव देख रहे हैं कि बच्चे ने कितना अच्छा किया है ना? तो उसको चेक कर रहे हैं। तो इसका जो होगा ना कि शिक्षा शिक्षा शास्त्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर रहे हैं ना, पेडागोजी शिक्षार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन शिक्षकों को निम्नलिखित में मदद करता है। शिक्षक को किस में मदद करता है? उसके खुद के पेडागोजी में। पेडागोजी क्या होता है? हमारा शिक्षा शास्त्र होता है कि शिक्षक ने कितना पढ़ाया, वो कितना प्रभावशील रहा। ठीक है ना? शिक्षकों को निम्नलिखित में मदद करता है। शिक्षक की किसमें मदद करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 2 होगा कि शिक्षार्थी की शिक्षा शास्त्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। ठीक है? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा सेकंड होगा। हाँ, तो क्वेश्चन थोड़े से इसीलिए होते हैं, लगता है हमें कि ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। क्वेश्चन को थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि शिक्षार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन शिक्षकों को निम्नलिखित में मदद करता है, यानी शिक्षक के लिए किस लिए वो हेल्पफुल होगा, उसकी मदद कैसे करेगा? तो वो होगा उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेगा कि जो उसने टीचिंग कराया वो कितना इफेक्टिव था। जी। अभी डाउट है क्या किसी को इस क्वेश्चन में? कोई बात नहीं, ये आपके मैं ऑफलाइन वाले पुराने में जा रहे हैं, तो इसीलिए हर एक पेपर कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ रहे होंगे कि सब कुछ करना ज़रूरी है, हमें सब कुछ आना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है? इसीलिए मैं हर वो क्वेश्चन ला रही हूँ जो आप लोग के लिए नए दिख रहे हों, नए लग रहे हों। तो आपकी जो तैयारी होगी ना और अच्छी होगी, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आपके कितने भी क्वेश्चन आएँगे आप सभी सॉल्व करके आएँगे, ठीक है? और वीडियो अच्छी लगती है और सबसे ज़्यादा आपके लिए अगर हेल्पफुल लगती है तो आप लाइक करना, ठीक है? रोहित जी का 8 है 15 में। फिर भी अच्छा प्रयास है और मैं इसको खराब नहीं कहूँगी और सबसे ज़्यादा आप सब इन्वॉल्व हो रहे हैं और कुछ बच्चे नाम लिए बिना रहा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। रोहित जी हैं, माही जी हैं, प्रतीक्षा हैं, पूजा जी हैं, ये लोग मेरे व्यूअर्स कम भी रहते हैं तब भी रहते हैं, मेरे व्यूअर्स ज़्यादा रहते हैं तब भी रहते हैं। ये लोग रेगुलर क्लास मेरी अटेंड करते हैं, तो हर क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी स्टूडेंट स्पेशल हो और सभी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये क्लास, तो मैं यही चाहूँगी कि आप सभी इन्वॉल्व हो क्लास में और सभी क्लास में जितने क्वेश्चन हो आप उसको ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करिए और वही प्रैक्टिस आपको आगे सक्सेस दिलाएगी। कोई बात नहीं माही, काउंट नहीं हुआ कोई बात नहीं, डज़न्ट मैटर, बट आप इन्वॉल्व रहो क्लास में, क्वेश्चंस देखो, बताओ और किसी को किसी टॉपिक में अगर डाउट हो तो आप बताइए, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट को सॉल्व करने की, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी क्लास होगी मंडे को, फिर मंडे को हम एमसीक्यू करेंगे और जो डाउट होगी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है?
चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और किसी तरह की भी कोई दिक्कत हो तो बताते जाना, ठीक है? अगर कुछ ना समझ में भी आया हो, तो भी आप बता सकते हो, ठीक है? तो जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि सभी को नोटिफ़िकेशन मिल सके क्लास की, ठीक? चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। राधे, राधे। थैंक यू पूजा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, फिर मिलते हैं मंडे को। चलिए, ठीक है, अच्छा